जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ क्लास आप बहुत अच्छे होंगे और दिवाली आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर दिवाली तो कल गई, आप आज बोल रहे हो। मैंने कल लेक्चर क्या बनाया था, ठीक है। चलो खैर स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास से। आज मैं पहले आपको एसिड और बेसिस के टाइप्स बताना चाहता हूँ। मतलब हमारी एनसीईआरटी उसको ज़्यादा मेंशन नहीं करती है एक्चुअली। जो मैं आज भी पढ़ाने वाला हूँ आपको फ़िलहाल के लिए, समझ रहे हो, उसमें एनसीईआरटी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। एसिड दो तरह के हैं, एक इनऑर्गेनिक एसिड्स और एक ऑर्गेनिक एसिड्स। वैसे बेसिस भी दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक बेसिस, एक इनऑर्गेनिक बेसिस। तो इसका डिस्कशन एनसीईआरटी तो नहीं करती, लेकिन एनसीईआरटी ने बस ये लिखा हुआ है कि कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और कुछ वीक बेसिस होते हैं। वहीं पर यह भी लिखती है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं। माने ये छोटी सी बात उसने लिखी हुई है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इलाबोरेट करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेट करूँगा। इसके लिए मैं एक स्लाइड पर एसिड्स के दोनों रूप, माने इनऑर्गेनिक वाला फॉर्म, ऑर्गेनिक वाला फॉर्म, उसके बीच डिस्टिंग्विश करूँगा, विभेद स्थापित करूँगा, मतलब डिफरेंस करूँगा दोनों में। और वैसे ही बेस के साथ करूँगा। तो पहला हमारा सेक्शन ये रहेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। एडवांस में दे रहा हूँ इस चीज़ को मैं, इसलिए मैं इस चीज़ को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं पहले से एक स्लाइड लिख के लाता हूँ एसिड की। कम शब्दों में, कम लिखावट में हम ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो मैं अभी इसको रेडी करता हूँ लिख कर, फिर हम समझेंगे लिखावट से, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एसिड्स की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। एक मिनरल एसिड्स जिन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, हम 1 2 3 4 पॉइंट्स के बेसिस पर मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। क्लास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप बस एक बार देखकर निकाल दो, अपनी नज़रों से एक बार देखकर निकाल दो, उतना बहुत है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको लेता हूँ, कोशिश करता हूँ 5 से 8 मिनट में इसको कंप्लीट करने की। शुरुआत करते हैं बिना टाइम पास के। पहला पॉइंट है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब मिनरल एसिड्स को कौन बनाता है, कहाँ से मिनरल एसिड्स आए हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक एसिड्स को कौन बनाता है, कहाँ से ऑर्गेनिक एसिड को निकाला गया है, तो वो है कंपोजिशन। बात करें मिनरल एसिड की तो इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो शब्द ऑर्गेनिक लगता है ना, ऑर्गेनिक, ये लगता है ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑर्गन्स के लिए। ऑर्गन किससे जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। अब हम भी एक जीव हैं, प्लांट में भी जीव बसता है। हम कहते हैं ना इसमें जीव बसता है, जान बसती है। इसका मतलब जिसमें जान बसेगी उसके लिए शब्द आएगा ऑर्गेनिक, ठीक है सर। जिसमें जान बसती है उसको लिविंग भी तो कहते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं, ठीक है क्या, मतलब उसके अंदर मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एसिटिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पर अपना सिट्रिक एसिड है। ये सिट्रिक एसिड का फार्मूला है, आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाता है। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3। ये आपको हमारी मसल्स में देखने को मिल जाएगा। जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद मसल्स थकने लगती हैं। वो इसलिए थकती हैं क्योंकि बॉडी के अंदर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इन सब के अंदर आपको कार्बन देखने को मिल रहा है क्या, इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स में पहली बात तो कार्बन होता है। दूसरी बात, टिपिकली इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है, इजी। वहीं पे मिनरल एसिड की बात करें तो आपने मिनरल्स को जानते हो। वैसे मिनरल्स के बारे में मैं आपको लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आगे वाले चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देने वाला हूँ। पर फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि मिनरल्स चीज़ क्या है। मिनरल्स इज जस्ट लाइक कि कोई मेटल हो और वो मेटल गंदगी के साथ में जुड़ी हुई हो, और वो गंदगी और कुछ नहीं बल्कि नेगेटिव आयंस हैं, वो ज़मीन के अंदर जुड़ी हुई हो, तो उसको वहाँ से निकालना पड़ता है। माने ज़मीन के अंदर की साइड मिलता है मिनरल एसिड। एक्चुअली मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल एसिड्स नहीं। मिनरल एसिड को डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है। ये अभी बात कम समझ में आई होगी मिनरल्स की, पर इसको भी रहने ही दो। मिनरल को मैं मेटल्स नॉन मेटल्स में बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक, इन मतलब नहीं, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक। अगर कोई चीज़ ऑर्गेनिक होती तो उसमें कार्बन होता। आपको यहाँ इसमें कार्बन नज़र आ रहा है क्या? नहीं नज़र आ रहा, नहीं नज़र आ रहा ना।
तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, इन मतलब नहीं, माने वो चीज़ें या वो एसिड्स जिसमें कार्बन ना मिले वो मिनरल एसिड्स में आते हैं या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं। तो क्या मिलेगा इनमें अगर कार्बन नहीं मिलेगा तो? जनरली कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है, हाँ सर। ऑक्सीजन है, हाँ सर। हाइड्रोजन है, हाँ सर। ऑक्सीजन है, हाँ सर। हाइड्रोजन है, हाँ सर। ऑक्सीजन नहीं है सर। कोई बात नहीं, या तो हाइड्रोजन मिल जाएगा या ऑक्सीजन मिल जाएगा या दोनों ही मिल जाएंगे। क्लियर? फिर अपना ये देखो, हाइड्रोजन है, हाँ सर। ऑक्सीजन है, हाँ सर। मैं आपको शॉर्ट में नाम बता देता हूँ। H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। HNO3 इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। H3PO4 इसको फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, जनरली स्ट्रॉन्गर। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग है? देखो, तो पहला स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जनरली स्ट्रॉन्गर होते हैं मिनरल एसिड्स। जनरली क्यों बोला? मतलब सारे मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पर जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? क्या इनकी बॉडी बनी होती है, बाइसेप निकल रही होती है, शोल्डर्स निकलते हैं, विंग्स निकलते हैं? क्या कैसे स्ट्रॉन्ग है ये सब? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी के अंदर। अब यहाँ दो शब्द आते हैं क्लास, एक आता है डिसॉल्व होना, एक आता है डिसोसिएट होना। मैं आपको छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, फिर उसको इरेज कर दूंगा। देखना, मान लो ये पानी का गिलास है अपना, ठीक है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल को लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये लो, इसमें मैंने डाल दिया वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से ऊपर अगर मैं एसिड डालने वाला हूँ, कौन सा एसिड? मिनरल एसिड। मैंने डाल दिया मिनरल एसिड, ये लो, शॉर्ट में एम लिख दिया। अब मिनरल एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी पहुँचेंगे, यहाँ भी पहुँचेंगे, यहाँ भी पहुँचेंगे। कल की क्लास में आप लोग इतना जान चुके होंगे कि एसिड्स की डेंसिटी वाटर से हाई होती है, इसलिए एसिड पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाकर फंस जाता है। और मिनरल एसिड के मॉलिक्यूल्स का पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाना, इसी चीज़ को डिसोल्यूशन कहते हैं, डिसॉल्विंग कहते हैं। तो यहाँ से एक टर्म निकल कर आता है डिसॉल्व। यहाँ से एक टर्म निकल कर आता है डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब क्या है? पानी में जाकर घुल जाना, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाकर बैठ जाना। लेकिन ये मिनरल एसिड टूटा नहीं है, अभी तक टूटा नहीं है। टूटने पर ये H+ आयन रिलीज करता है। कोई भी एसिड टूटने पर, सारे एसिड नहीं वैसे, जनरली एसिड्स टूटने पर, डिसोसिएट होने पर अपने आयन्स में अलग अलग हो जाते हैं और एसिड से H+ आयन निकलता है या फिर हाइड्रोनियम आयन निकलता है। ये हम कल के लेक्चर में सीख के आए। मतलब एक शब्द और आया, डिसोसिएट। डिसोसिएट, डिसॉल्व होने पर डिसोसिएट होना और पूरे तरीके से डिसोसिएट होना। समझ गए? मतलब मान लो मैंने यहाँ पर मिनरल एसिड के 100 मॉलिक्यूल डाले थे, 100, अंदर जाने पर केवल 10 डिसोसिएट हुए, 10 टूट गए, बाकी 90 मिनरल एसिड के मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे रह गए। मतलब ये कम टूटता है। ये एसिड पानी में जाने के बाद में डिसॉल्व तो हो जाता है, लेकिन डिसोसिएट पूरी तरीके से नहीं होता। तो उसके लिए वर्ड आता है पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल मतलब कम डिसोसिएट हुआ है। और अगर ज़्यादा डिसोसिएट हुआ था, मैंने मोर डिसोसिएशन, डिसॉल्व तो हो रहा है, एसिड पानी के अंदर जाने के बाद वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ जा रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, इस बेसिस पर हम कहते हैं कि कोई एसिड स्ट्रांग होता है या कोई एसिड वीक होता है। अब यहाँ देखो, तो मिनरल एसिड में जनरली स्ट्रॉन्गर मिलते हैं आपको कंडीशन, माने मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं पानी में, मतलब डिसॉल्व भी होते हैं, अंदर जाकर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बैठ जाते हैं, और डिसोसिएशन भी होता है, अपने आयंस में टूटते हैं, माने हर एक एसिड का मॉलिक्यूल H+ आयन रिलीज करता है। क्लियर? माने डिसोसिएशन भी होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। मतलब अगर मैंने 100 मिनरल एसिड के मॉलिक्यूल डाले तो 100 के 100 जाके टूट गए, 98 या 99 ऐसे करके मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड के मॉलिक्यूल्स जाके टूट गए। तो वो मिनरल एसिड जिसके 100% डिसोसिएशन होता है, मिनरल एसिड के मान लो मैंने डाले 100 मॉलिक्यूल, अंदर डालने पर डिसॉल्व हो गए, 100 के 100 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फंस गए और डिसोसिएट भी पूरे के पूरे हो गए, माने 100 के 100 डिसॉल्व हुए और 100 के 100 डिसोसिएट भी हो गए। मतलब 100% डिसोसिएशन हो रहा है। जितने मिनरल एसिड के मॉलिक्यूल डाले थे उतने के उतने टूट भी गए, डिसोसिएट हो गए, माने कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ। हाँ या नहीं? माने कंप्लीट डिसोसिएशन होता है पानी के अंदर, स्ट्रॉन्गर है,
इस कंडीशन में स्ट्रॉन्गर कहा जाता है ऐसे मिनरल एसिड को, माने वो मिनरल एसिड्स जिनका पानी में जाने पर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीटली टूट जाते हैं अपने आयंस में, वो स्ट्रॉन्गर मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। तो सर मैंने जनरली क्यों लिखा? सामान्यतः ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। क्या हरदम ऐसा होता है? क्या हर बार ऐसा होता है कि मिनरल एसिड पानी में 100% डिसोसिएट हो जाएगा, सारे मिनरल एसिड के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे? जवाब है नहीं। कुछ ऐसे मिनरल एसिड्स भी होते हैं जो कि वीक होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल एसिड्स भी होते हैं जो कि वीक होते हैं। तो वीक मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जब कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब था 100% डिसोसिएशन, तो वीक मिनरल एसिड का मतलब क्या होगा? कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए, पार्शियली डिसोसिएट हुए। पार्शियली मतलब थोड़े से रूप में, मतलब डाले 100 मॉलिक्यूल थे मिनरल एसिड के, लेकिन गए कितने? हाँ, गए सारे के सारे, लेकिन टूटे कितने? सिर्फ 5। बात समझे? तो स्ट्रॉन्गर मिनरल एसिड्स वो हैं जिनका डिसोसिएशन पूरा होता है, माने 100% डिसोसिएशन होता है। और वीक मिनरल एसिड्स वो हैं जिनका डिसोसिएशन पूरा नहीं होता है। उसके एग्जांपल हैं HF मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और एक H2CO3, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ अभी आपके सामने, थोड़ा वेट करो, आगे मुझे बोलने दो। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ समझे, किसी एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है? कोई किसी एसिड की स्ट्रेंथ या स्ट्रांगनेस या फिर तो कितना स्ट्रांगर है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना डिसोसिएट होगा। क्लियर है क्या? फिर दूसरा, ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो इसमें कई सारे होते हैं वीक मतलब बता कर आया ना यहाँ पर कि नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, माने पानी में जाने पर 100% डिसोसिएशन नहीं होता। पानी में अगर आपने ऑर्गेनिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल डाले तो 5 टूटेंगे, 10 टूटेंगे, 100 के 100 नहीं टूटेंगे। मतलब मान लो ये अपना एसिड रहा, जब आप इसको पानी में मिलाओगे तो ये अपने आयंस तोड़ेगा। 2 तरह के आयंस टूटेंगे, एक A- और एक H+। ठीक है, तो एक एसिड अपने आयंस में टूट रहा है ना, कब? जब पानी में डाला गया। क्लियर? तो ये एसिड अगर मान लो मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए और 100 में से सिर्फ 5 ही टूटे अपने आयंस में, तो वो वीक एसिड कहलाएगा। अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं। एग्जांपल आपका CH3COOH, इसी को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत। 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो कोई 5 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 15 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल ही टूटेंगे अपने आयंस में। ठीक है, वहीं पे फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये हो गई स्ट्रेंथ की बात। पहली थी कंपोजिशन की कि भैया बने कहाँ से हो, आए कहाँ से हो, डेरिवेशन कहाँ से, आपका डिराइव कहाँ से हुए हो। मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कार्बन कंटेन करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब था अपने आयंस में टूटना। तो मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है पानी में। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है पानी में। क्लियर? अब फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, माने फिजिकली आपको कैसा दिखता है कोई। तो मिनरल एसिड की बात करें तो मोस्टली आपको कलरलेस देखने को मिलता है, कोई कलर नहीं मिलता आपको इनका। लेकिन अगर यहाँ देखोगे ऑर्गेनिक एसिड तो ये कलरलेस भी हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं। मतलब एसिड का रंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा पॉइंट, हाईली कोरोसिव। कोरोसिव मतलब क्या होता है पता है ना? नष्ट करने वाला, खराब करने वाला, नष्ट करने वाला, खराब करने वाला। तो मिनरल एसिड्स क्योंकि स्ट्रॉन्गर ज़्यादा है, वहाँ देखो वीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज़्यादा असर दिखाएगा, माने हाईली कोरोसिव है, ज़्यादा नष्ट करेगा, ज़्यादा विनाश करेगा, हाईली कोरोसिव। ये वीक है बेचारे तो लेस कोरोसिव, इजी। कोरोसिव पढ़ाकर आया हूँ मैं ना, कोरोजन पढ़ाकर आया हूँ। हाई BP एंड MP माने बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दोनों के दोनों हाई होते हैं इनके मिनरल एसिड्स के। और ऑर्गेनिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों लो होते हैं। दूसरा यहाँ पर वर्ड आया कैन बी हजार्डस। हजार्डस का मतलब मान सकते हो घातक, नुकसानदायक। ठीक है, ये हो सकता है नुकसानदायक, इसलिए कहा जाता है मिनरल एसिड्स माने सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सबसे दूर रहना चाहिए। हाथ अंगुली अगर इसमें डालोगे तो जल पड़ सकती है, समझ रहे हो, स्पेशली कंसंट्रेटेड एसिड्स में। यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट आ गया, डिस्टिंक्ट ऑर्डर। डिस्टिंक्ट मतलब सुस्पष्ट, एकदम परफेक्ट, अलग से ही दिखने वाली। अब दिखने क्या वाली, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब स्मेल, डिस्टिंक्ट स्मेल होती है इन एसिड्स की, ऑर्गेनिक एसिड्स की। एग्जांपल है CH3COOH, सेम एग्जांपल, एसिटिक एसिड ही कहते हैं इसको। जब एसिटिक एसिड एक्वस फॉर्म में आ जाए, माने एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे तो उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। तो 5 से 8% एसिटिक एसिड के सोल्यूशन को विनेगर कहते हैं।
आपके घरों में भी इस्तेमाल होता है, इसको हिंदी में सिरका कहते हैं। उसकी एक गंध सूंघ के देखना, अलग ही स्मेल आती है। ये 5 से 8% वाली जो कहानी है ना, ये अपने को नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी, मेटल एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। एक्चुअली उसकी भी आगे है, मेटल नॉन मेटल में नहीं है, उसके आगे है। डोंट वरी, जो मैंने बात बोली 5 से 8% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का पानी में, उसको विनेगर कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा। अब समझो, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब घुल सकने की ताकत। तो सिंपल सी बात है यार, जो ज़्यादा डिसोसिएट होना चाहता है, ज़्यादा टूटना चाहता है, इसका मतलब वो घुलना भी ज़्यादा चाह रहा था। तो देखो, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली ऐसा होता है कि हम पानी में डिजॉल्व कर जाते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर देखो, क्या H2O में आपको कार्बन दिख रहा है? नहीं, मतलब ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब घुलने वाला। तो वाटर क्या है अपना? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आते हैं अपने बेंजीन, मेथनॉल। ये मेथनॉल हो गया या बेंजीन हो गया, इन सब नामों की जानकारी अभी आपको नहीं है, लेकिन इन नामों की जानकारी हमारी एनसीईआरटी देती है, बट नॉट हेयर इन चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जहाँ पर हम IUPAC को पढ़ेंगे। वहाँ पर इन कंपाउंड्स के बारे में पूरी जानकारी भी है और इनके स्ट्रक्चर्स को भी बना पाओगे। पर मैं फ़िलहाल के लिए बता दूँ, फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। मेथनॉल का फार्मूला होता है अपना CH3OH। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो मुझे ये बताओ, क्या इसमें कार्बन है? हाँ सर है। क्या इसमें कार्बन है? हाँ सर है। जहाँ कार्बन है वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। और ये सॉल्वेंट है, घोलते हैं, ये सॉल्वेंट है, घोल लेंगे नहीं, घोल लेंगे। कार्बन वाले सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाएंगे। जहाँ पर कार्बन है वो ऑर्गेनिक कहलाता है। देख लो, कंटेन कार्बन, ऑर्गेनिक एसिड कहला रहे हैं। तो ये भी घोल सकते हैं, ये भी घोल सकता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एज अ सॉल्वेंट काम करेंगे। और ये सॉल्वेंट दोनों में कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वाटर H2O, आपको इसमें कहीं कार्बन नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन कार्बन नहीं दिख रहा, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड घुल जाते हैं, सॉल्यूबल हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इनऑर्गेनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। इनऑर्गेनिक एसिड्स इनसॉल्यूबल है, नहीं घुल सकते। किस में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं? और भी होते हैं, बट फिलहाल के लिए आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया है। अब यहाँ पर सुनो, सॉल्युबिलिटी माने घुलनशीलता, कौन कितना घुलता है, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो 2 कैटेगरीज निकल कर आती हैं। लो मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या लफड़ा है? मॉलिक्यूल जो बनाया है, ये मॉलिक्यूल बन गया ना एक, मोर देन 1 एटम कंबाइंड टुगेदर, मॉलिक्यूल तो बन गया। इस मॉलिक्यूल का कोई ना कोई मास होगा। क्यों? हर एक एटम का अपना अपना मास होता है, तो मॉलिक्यूल का भी मास होगा ही होगा, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का मास हो या इस मॉलिक्यूल का मास हो, जितने ज़्यादा एटम होंगे उतना ज़्यादा मास होगा। एक कमरा है, उसमें अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों का ही मास निकल कर आएगा। ये वाला मास नहीं बोल रहा हूँ मैं, मास मतलब यहाँ पर केजी में कितने हैं वो, मतलब 50 किलो का बंदा है, 60 किलो का बंदा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एटम ही 5 हैं, 5 ही एटम है। यहाँ पर 3 6 9 और 3 12, तो यहाँ पर भी, यहाँ 12 एटम है, यहाँ पर 5 एटम है। तो 5 एटम का मास भी कम होगा, 12 एटम का मास भी कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हाई मॉलिक्यूलर मास, इस पूरे मॉलिक्यूल को देखो, इसमें 6 5 11 और 1 12 13 14 15, टोटल 15 एटम निकल कर आ रहे हैं। काफ़ी हाई मॉलिक्यूलर मास चला गया इसका। 6 और 5 तो 11 हो गए, 12 13 14 15 एटम निकल कर आए इसके। काफ़ी हाई मॉलिक्यूलर मास है इसका। तो हाई मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से ये सॉल्यूबल नहीं है पानी में, ज़्यादा हाई इसका क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हाई है, इसलिए ये सॉल्यूबल नहीं है पानी में। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लो है इसका और इसका, इसलिए ये क्या है, पानी में सॉल्यूबल है। तो 4 पॉइंट्स की बेसिस पे हमने जाना। एक कंपोजिशन, दोबारा एक बार रिकैप लेता हूँ स्पीड में। कंपोजिशन की बात करते हैं, मैंने कौन किससे बना हुआ है, कहाँ से डिराइव हुआ है। तो इनकी बात अगर हम करें तो मिनरल एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको देखने को मिल सकता है, आपके सामने एग्जाम्पल है। तो इनसे ये बने हुए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मदद से। ये कार्बन को कंटेन करते हैं, इनमें आपको कार्बन दिखेगा ऑर्गेनिक एसिड्स में। और टिपिकली
लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये लोग निकलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। जो लोग लेक्चर के साथ नोट्स बनाना चाहते हो तो मेरे कहने के साथ वो इसको नोट कर लें भले। C6H8O7, इसको अपन सिट्रिक एसिड कहते हैं। C3H6O3, इसको आप लैक्टिक एसिड कहते हो। क्लियर? इन सब में कार्बन है और इनको किसी ऑर्गेनिज्म में से निकाला गया है। जरूरी नहीं है वो ऑर्गेनिज्म हम इंसान ही हो सकता है वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपोजिशन हो गया, कौन कहाँ से डिराइव हुआ, कौन कहाँ से आया, कौन किन चीज़ों से बना हुआ है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब है डिसोसिएशन। पहले डिसॉल्व हुआ करते हैं, उसके बाद डिसोसिएट हुआ करते हैं। तो जनरली मिनरल एसिड्स स्ट्रांग होते हैं। अब स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि मिनरल एसिड का पानी में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, पर कुछ मिनरल एसिड्स वीक भी हो सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि मिनरल एसिड्स स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होने का मतलब है पानी में कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, अपने आयंस में मिनरल एसिड टूट जाएंगे। लेकिन कुछ मिनरल एसिड्स वीक भी होते हैं। उनके एग्जांपल में आता है H2CO3, इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। CARBONIC, कार्बोनिक और एसिड। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। HF को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं। जैसे HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहे थे, ठीक उसी तरीके से HF को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं। फिर स्ट्रेंथ की बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। तो मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्गर, कभी कभार वीक। ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली वीक ही होते हैं, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। वीक का मतलब पानी में डिसोसिएट नहीं हो पाना, स्ट्रॉन्ग का मतलब पानी में डिसोसिएट हो पाना। डिसोसिएट का मतलब अपने आयंस में टूट जाना। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख लो, HCl है, जब इसको पानी में डालोगे तो ये H+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। आप H2SO4 है, इसको तोड़ोगे, पानी में डालोगे, मतलब इसको पानी में डालोगे तो दो आयंस बनेंगे, H+, साथ में HSO4-। क्लियर? तो अपने आयंस में टूट रहा है, H+ रिलीज कर रहा है क्योंकि एसिड है। देखो एसिड है तो इसका काम क्या है, H+ रिलीज करना। तो ये आयन, दूसरा आयन, ये माइनस वाला आयन है, ये पॉजिटिव वाला आयन है। क्लियर? तो आयंस तोड़ रहा है, माने ये एसिड अपने आयंस में टूट गया, एक नेगेटिव आयन में, एक पॉजिटिव आयन में। ये एसिड अपने आयंस में टूट गया, एक नेगेटिव आयन में, एक पॉजिटिव आयन में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, तो इधर मोस्टली वीक ही होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है। एग्जांपल आपके सामने CH3COO-, मेरा मतलब CH3COOH है, ये जब टूटेगा तो दो भागों में टूटेगा, एक H+ आयन में और एक CH3COO- में। तो पार्शियली डिसोसिएट्स, मतलब पार्शियली टूटता है, कंप्लीटली नहीं टूटता। आप इसके 100 मॉलिक्यूल पानी में डालोगे तो उनमें से कोई 5, कोई 10 इतने ही टूट पाएंगे, बाकी 90 के 90 सिर्फ डिसॉल्व होंगे, सिर्फ घुलेंगे बीच में, टूटेंगे नहीं, टूटेंगे बहुत कम। इसलिए पार्शियली डिसॉल्व हो रहा है, मेरा मतलब पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है? फिर बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट में कौन कैसा दिखता है, क्या कर सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब यहाँ पर बात करें तो मिनरल एसिड्स की बात करें तो कलरलेस होते हैं मोस्टली। यहाँ ऑर्गेनिक एसिड्स कलरलेस भी हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं, माने कलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मिनरल एसिड्स की बात करें तो हाईली कोरोसिव होते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, लेस कोरोसिव है, नुकसान कम करते हैं। इसलिए आप लैक्टिक एसिड तो हमारे शरीर में बन जाता है, सिट्रिक एसिड तो आप संतरे से, नींबू से खा सकते हो, एसिडिक एसिड भी सिरका, इसका इस्तेमाल लिया करते हो चाउमीन इन सब के अंदर। तो ये सब तो एडिबल भी होगा एक तरीके से, तो ये इतना नुकसान तो करेंगे नहीं। ज़्यादा एसिड खाते हो, ज़्यादा नींबू खाने से, ज़्यादा खट्टा खाने से, तब पेट का बैलेंस ख़राब हो सकता है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं करते हैं, मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं करते, लेस कोरोसिव है। वहीं पर आप इन एसिड्स को पी नहीं सकते, इन एसिड्स को खा नहीं सकते। खाना और पीना तो छोड़ो, इन एसिड्स में आप अंगुली भी नहीं डाल सकते। अंगुली डालते हैं अंगुली जल पड़ेगी, कोरोसिव है ना, हाईली कोरोसिव है, नुकसान ज़्यादा करेंगे। हाई BP एंड MP, माने इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये सब चीज़ें टेम्परेचर है और कुछ भी नहीं, टेम्परेचर का एक पॉइंट है, आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा ही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का। कैन बी हाजार्डस, हाजार्डस मतलब नुकसानदायक, है ना, भीषण, तगड़े, खतरनाक, वो सब मिनरल एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो इनका लो BP और लो MP होता है, साथ में डिस्टिंक्ट ऑर्डर होती है, परफेक्ट स्मेल होती है, अलग से पहचानने में काम आती है। जैसे एसिटिक एसिड जो एक्वस फॉर्म में अगर जाएगा तो विनेगर बनाएगा, इसको सिरका कहते हैं, सिरके की स्मेल आपने सूंघी होगी। फिर अपना आता है सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के बेस पर कौन कितना घुल जाता है। मिनरल एसिड्स अगर अपने आयनों में डिसोसिएट होना चाहता है
तो डिसोसिएट होने से पहले इसको डिसॉल्व होना पड़ेगा, मतलब ये ज़्यादा डिसॉल्व होता है, ज़्यादा घुलता है। जनरली सॉल्यूबल है वाटर में। वाटर में आपको H2O दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी कार्बन नहीं दिख रहा है। जहाँ कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जहाँ कार्बन नहीं होता उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। फिर इनसॉल्यूबल होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम पर आपके पास एक बेंजीन है, फार्मूला यहाँ पर है, मेथेनॉल है, फार्मूला यहाँ पर है। इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहली बात तो ये घोल सकते हैं इसलिए सॉल्वेंट है, दूसरा इन दोनों में ही कार्बन है इसलिए ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन भी हो और वो एज अ सॉल्वेंट काम करें, घोलने का काम करें। और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी में ऑर्गेनिक एसिड्स में लो मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कम होता है इसलिए सॉल्युबल इन वाटर, माने जिन मॉलिक्यूल्स का है, जिन एसिड्स का, जिन ऑर्गेनिक एसिड्स का, ऑर्गेनिक है क्योंकि कार्बन है, ऑर्गेनिक है क्योंकि कार्बन है, तो वो ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं उसके लिए उनका मॉलिक्यूलर मास लो होना ज़रूरी है। इनका मॉलिक्यूलर मास लो है क्योंकि कम एटमिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनको बनाने में, ज़्यादा एटम होते मास बढ़ जाता। हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड जो हैं या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास के साथ पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल C6H5COOH, इसको बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड BENZOIC, बेंजोइक और एसिड, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया डिफरेंस क्रिएट। अब मैं हटता हूँ साइड में, चाहे तो इसे आप कॉपी कीजिए और अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजर प्रॉब्लम जो थी वो यही समझाना थी, मतलब मेन जो बात थी वो यही समझाना थी कि मिनरल एसिड्स भी कुछ होते हैं। और जो लोग ये सोचते हो कि सारे मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं तो आपने देख लिया है कि सारे मिनरल एसिड स्ट्रांग नहीं होते हैं। क्लियर? अब मैं साइड हटूँगा, आप करिए कॉपी। और NCERT में ये सब नहीं मिलेगा आपको देखने को भी, इसलिए आप चाहें तो ऐसे कॉपी ना करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। नोट्स में तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, मैं हटता हूँ साइड में, जिनको कॉपी करना है वो करिए। अब हम आते हैं बेस में। जैसे एसिड्स दो भागों में बांटे गए, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक उसी तरीके से बेस को भी दो भागों में बांटा गया है, मिनरल बेसिस और ऑर्गेनिक बेसिस। अब उस बारे में जानेंगे। इरेज करता हूँ, करिए कॉपी। जी क्लास, आगे बढ़ते हैं। बेस की बात करते हैं तो बेस को भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक मिनरल बेस और एक ऑर्गेनिक बेस। जैसा आप पीछे देखकर आए थे एसिड्स में, 4 पॉइंट्स के बेसिस पर हमने इन दोनों क्लासिफिकेशंस को पढ़ा था। तो बेस के लिए जो 2 क्लासिफिकेशन है इसे भी हम इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ जैसी क्वालिटीज़ एसिड्स में थी कुछ वैसी क्वालिटीज़ आपको यहाँ भी मिलेंगी, ताकि आपको याद करना, इन चीज़ों को पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, कंपोजिशन मतलब कौन किससे बना है। मतलब इसकी बात करूँ मिनरल बेस की, तो ये किससे बना है, किससे डिराइव हुआ है। तो मिनरल बेस को इनऑर्गेनिक बेस भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन नहीं होगा, एक बार उधर भी देख लो। ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक है मतलब इसमें कार्बन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आए हैं, इनमें कार्बन होता है, ठीक है सर। अच्छा, इनमें कार्बन के साथ साथ कभी कभार, ऑफन मतलब प्राय मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आ जाए, या कार्बन के बिना भी नाइट्रोजन आ जाए। ये नाइट्रोजन होगा जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा अभी कि प्रोटॉन को कैसे एक्सेप्ट करता है। फिलहाल के लिए बस अभी सुन लो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, क्या है प्रोटॉन? प्रोटॉन इज जस्ट लाइक H+। मैं इसकी पूरी कहानी बेसिक्स में बताऊंगा कि मैंने H+ को प्रोटॉन क्यों कहा, अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा रुको, बस इसको बताने दो एक बार। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ये नाइट्रोजन। अब आप इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, इसका नाम है अमोनिया। CH3 को कहते हैं मिथाइल। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा IUPAC में आपको पता लगेगा। इसे कहते हैं मिथाइल और इसे कहते हैं अमाइन, NH2। NH3 है तो अमोनिया, ये मिथाइल, ये अमाइन, तो इस पूरे को बोलते हैं मिथाइल अमाइन। C5H5N जब ऐसा दिखे, C5H5N ऐसा दिखे तो इस स्ट्रक्चर का नाम है पिरिडीन, PYRIDINE, पिरिडीन। मैं आपको नाम बता चुका हूँ, अमोनिया, मिथाइल अमाइन, पिरिडीन।
इसमें नाइट्रोजन है कार्बन है, नाइट्रोजन है कार्बन है, यहाँ पर कार्बन नहीं है लेकिन नाइट्रोजन है। तो मैंने कहा या तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन आ जाए या कार्बन के बिना नाइट्रोजन आ जाए। दोनों ही कंडीशंस में ये नाइट्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब मैं दिखा देता हूँ कि कैसे एक्सेप्ट करेगा, वो सुनो। साथ साथ थोड़ी सी डिटेल में आपको थोड़ी सी डिटेल एटम के बारे में देता हूँ, सुनना। अब यहाँ पर जो एटम होता है, उस एटम में जितने पॉजिटिव आयन होते हैं, मेरा मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, राइट। अब प्रोटॉन शो करता है एटॉमिक नंबर को। किसको शो करता है? एटॉमिक नंबर को। एग्जांपल के लिए सर कार्बन की बात अगर हम करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब कार्बन के एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने के नाते इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होनी चाहिए 6, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है? मेरा मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अगर हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, मेरा मतलब 1 एटॉमिक नंबर है उसका, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? सर 1। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। इस अकॉर्डिंग अगर प्रोटॉन 1 है हाइड्रोजन के पास में, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर वो भी 1। चलो अब कार्बन की बात तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाइड्रोजन की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सुनो, देखो अगर बात करूँ एक प्रोटॉन की तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर बात करूँ एक इलेक्ट्रॉन की तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, उसको समझो बस। उसको इरेज कर दूंगा ताकि आप आराम से लिख पाओ। अभी मैं कह रहा हूँ एक प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब मैंने कहा हाइड्रोजन हमारे पास है, इसके पास एक प्रोटॉन भी है एक इलेक्ट्रॉन भी है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसके पास क्या बचेगा? मैं कह रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉन पहले एक पड़ा हुआ है, अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ, ख़त्म कर दूँ, गायब कर दूँ, तो उसके पास क्या बचेगा? हाइड्रोजन के पास अब सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। सही है क्या? प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज तो आता ही है, पर प्रोटॉन कितने हैं? एक प्रोटॉन होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, माने +2। 3 प्रोटॉन होंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, माने +3। यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है तो कितना चार्ज आना चाहिए? H+। हाइड्रोजन पे सिर्फ एक प्लस का साइन आना चाहिए। सही है क्या? समझ में आई बात? तो H+ क्या कहलाया? प्रोटॉन। हाइड्रोजन पे प्लस कब आया? जब सिर्फ उसके पास प्रोटॉन है, तो अकेले प्रोटॉन को मैं H+ से शो कर सकता हूं, हाँ या नहीं? बात समझ में आई? अब समझ में आया कि अकेले प्रोटॉन को या अकेले, हाँ मेरा मतलब अकेले प्रोटॉन को H+ से शो क्यों करते हैं? समझ में आया? अब जो ये प्रोटॉन है H+, जब ये आएगा, अच्छा सुनो, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास था, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब H+ इलेक्ट्रॉन का भूखा है। भूखे इंसान को खाना खिलाओगे तो उसको तृप्ति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो H+ जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा ना। हमारा नाइट्रोजन बाबू इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास। मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाम की एक चीज़ होती है। फिलहाल अब बस समझो कि नाइट्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि वो इसे दे देगा। जब नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो H+ बोलेगा भैया हम तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तुम हमें खाना दे रहे हो। आप किसी के यहाँ काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको पेमेंट देता है। तो वो आपको कोई ना कोई पेमेंट देता है, तभी तो आप उसके साथ कनेक्ट होते हो, एसोसिएट होते हो, जुड़ते हो उसके साथ में। सही है क्या? तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस माने प्रोटॉन को दिए, तब जाकर प्रोटॉन इसके साथ जुड़ गया। तो मैंने क्या कहा? नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। किसमें? ऑर्गेनिक बेस में। तब वो नाइट्रोजन करेगा क्या? वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और प्रोटॉन को कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि वो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ गए ना? अब मैं इन चीज़ों को इरेज कर देता हूँ ऊपर की। आपको प्रोटॉन समझ में आ गया कि प्रोटॉन को ही हमने H+ से क्यों शो कर दिया। अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी ब्रूम ब्रूम, ऐसे नहीं चलती गाड़ी सर, ब्रूम ब्रूम।
वाह सर वाह, क्या गाड़ी चलाते हो सर। सर आप तो F1 रेसिंग में हिस्सा ले लो सर, आप जीत जाओगे सर। अरे सर छोड़ो दुनिया को सर। अरे सर 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 अरे सर 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 है क्या सर सर सर। चलिए पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़ते हैं क्लास। इसकी बात करता हूँ। तो आपने क्या समझा कि ऑर्गेनिक बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव हुए हैं जिनमें कार्बन भी प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है। नाइट्रोजन क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन इसके पास क्यों आएगा, क्योंकि प्रोटॉन को इससे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। समझे क्या, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन इसके बारे में, मिनरल बेसिस को इनऑर्गेनिक बेस भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब इन मतलब नहीं, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन होना, माने कार्बन इनऑर्गेनिक बेस में इल्लय नहीं मिलेगा। किससे बने हुए हैं ये देखो, इसमें एक होता है मेटल आयन, माने मेटलिक आयन होगा। सो पोटेशियम नाम का मेटल आयन है, ये सोडियम नाम का मेटल आयन है, ये कैल्शियम नाम का मेटल आयन है, माने मेटल्स होनी ज़रूरी हैं। दूसरी बात, ये कंबाइंड है, मेटल आयन कंबाइंड हो रखा है, माने जुड़ रखा है किसके साथ, यहाँ देखो OH के साथ, OH के साथ, OH के साथ। OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। जो लोग हमारे बेसिक्स के लेक्चर देखकर आए हैं आयन्स वाले, लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 3, जहाँ पर हमने क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ाया था, वहाँ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आयन कराया था। तो वो आयन्स का टेबल जिन्हें याद होगा, जिन्हें पढ़ा होगा, उनके दिमाग में आ जाएगा कि हाइड्रोक्साइड आयन को OH माइनस आयन बोलते हैं। तो यहाँ पर मेटल आयन्स है, वो तो दिख रहा है सर, ये कंबाइंड है, मेटल आयन्स कंबाइंड है किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, जो है OH माइनस। क्लियर, मेटल्स पॉजिटिव रखेंगी चार्ज और हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव रखेगा चार्ज। तो एक कंपाउंड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो बैलेंस होगा मामला। ओके, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं। स्ट्रेंथ किस बेसिस पर है सर, वही बात है, जैसे एसिड पानी में जाकर डिसॉल्व होता है, घुल जाता है, माने वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बैठ जाता है। मान लो ये एसिड है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये देखो वाटर के मॉलिक्यूल पड़े हुए ढेर सारे, यहाँ पर मैंने ऊपर से एसिड डाला, ये एसिड का मॉलिक्यूल गया पानी के मॉलिक्यूल के बीच में। अभी एसिड का मॉलिक्यूल कहाँ पर है, ये वाटर मॉलिक्यूल मान लो आप, ये वाटर मॉलिक्यूल मान लो आप, तो एसिड का मॉलिक्यूल कहाँ पर है, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में। क्लियर है क्या, लेकिन ये टूटा नहीं है। टूटना मतलब ये अपने आयन्स में टूट जाए, मतलब इसका पॉजिटिव आयन अलग हो जाए, नेगेटिव आयन अलग हो जाए, ऐसे अपने आयन्स में टूट जाए। तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाकर बैठ जाने को, इसको क्या बोला, मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एसिड का मॉलिक्यूल बैठ गया, इसको बोलेंगे अपन डिसॉल्व होना, घुल जाना। लेकिन अब यहाँ पर ये अपने आयन्स में टूट जाए, इसको बोलेंगे डिसोसिएट होना। तो अब समझे डिसॉल्व और डिसोसिएट क्या होता है। तो यहाँ देखो स्ट्रेंथ, माने स्ट्रेंथ की बात क्यों की जा रही है, डिसोसिएट होने के बेस पर। डिसोसिएट कहाँ होंगे, पानी में जाकर जब घुलेंगे, डिसॉल्व होंगे, उसके बाद डिसोसिएट होंगे, माने पानी के अंदर डिसोसिएशन होगा। अगर इनको मैं स्ट्रॉन्गर बेस कह रहा हूं, मिनरल बेस को स्ट्रॉन्गर बेस कह रहा हूं, इसका मतलब ये बेस, मिनरल बेस, पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। बात क्लियर। ऑर्गेनिक बेस की बात करें, वीक बेस है, वीक, कमजोर है। कमजोर है मतलब इनकी बॉडी कम होगी, इनकी ना बाइसेप कम होगी, इनकी ट्राइसेप कम होगी, है ना। अरे नहीं, वीक का मतलब है पार्शियली डिसोसिएशन होगा। कहां पर, पानी में। पानी में जब आप ऑर्गेनिक बेस को डाल दोगे तो उसके बाद ये अपना डिसोसिएशन इनकम्प्लीटली दिखाएगा, मतलब पार्शियली दिखाएगा। समझे क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टेट के नाम पर। देखो यूजुअली सॉलिड मिलते हैं रूम के टेम्परेचर पे, माने मिनरल बेस अगर आप रूम के टेम्परेचर पे देखोगे तो आपको ये सॉलिड मिलेंगे। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में अगर आप लोग कभी गए हों या फिर अपने फ़ोन में आप डालकर देख लो NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। जब डब्बा खोला जाएगा, आप गूगल पे डाल के इमेज देख लो, ये वाइट कलर के सॉलिड पाउडर की तरह मिलेंगे आपको। तो यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, आर ऑफन क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन शब्द का मतलब क्या है, ये क्रिस्टलाइन शब्द आया क्रिस्टल से, और क्रिस्टल शब्द का इस्तेमाल होता है एटम्स के ऐसे अरेंजमेंट के लिए जिसके बाद में एक डिफाइनाइड शेप आती है। माने एक तो होता है कि एटम ऐसे गधों की तरह अरेंज्ड है, कहीं पर भी कुछ भी, और एक होता है एटम्स ऐसे अरेंज्ड है,
तो मुझे बताओ, क्या इस चीज़ की कोई शेप निकल कर आ रही है क्या? नहीं सर, इसमें एटम्स बहुत गंदे तरीके से, माने डिस अरेंजमेंट है यहाँ पर। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, अरेंजमेंट अच्छा नहीं है एटम्स का। यहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट काफ़ी बेहतर है। माने आपको एक शेप देखने को मिल रही है इधर से, आप खुद देखो, रेक्टेंगल शेप देखने को मिल गई है या नहीं? अगर उभार कर देखोगे तो एक क्यूबिकल भी मिल सकता है आपको। इसका मतलब इसकी शेप है। इसकी शेप क्यों है? क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है? परफेक्ट अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट ढंग से नहीं होगा तो वो होंगे नॉन क्रिस्टलाइंस, और यहाँ पर जहाँ पर एटम का अरेंजमेंट बेहतर होता है उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन। तो मिनरल बेसिस के एटम्स का अरेंजमेंट बहुत वेल परफॉर्म्ड होता है, या फिर वेल अरेंज्ड होते हैं, ये कह सकते हो। तो वेल अरेंज्ड होने की वजह से एक परफेक्ट शेप होती है, इसलिए शब्द आता है क्रिस्टलाइन। बात क्लियर? अब इसे मैं दूसरा क्रिस्टलाइन को आप इस रूप में भी कह सकते हो कि रवेदार होते हैं, रवेदार। देखो पाउडर्ड जो चीज़ें होती है ना, पाउडर्ड चीज़ें, वो रवे जैसे लगती हैं। रवे, रवा समझते हो क्या यार? जैसे रफनेस, थोड़ी रफनेस होती हो किसी चीज़ में। लाइक इसके पाउडर को, NaOH नाम के पाउडर को, KOH नाम के पाउडर को ऐसे करके हाथ में थोड़ा मसलोगे ना अगर आप, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, हाथ में नहीं लेना चाहिए, कोरोसिव होते हैं, समझ रहे हो। और अगर ऐसा करके मसलोगे, हल्का टच करोगे या ग्लव्स पहन के टच करोगे तो उस कंडीशन में आपको ये रवेदार लगेंगे, मतलब रफ फील होगा आपको, ऐसा समझ रहे हो। तो दूसरा, ये कैसे हैं? सॉलिड होते हैं रूम के टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पर। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा टेम्परेचर देने पे पिघल भी जाएंगे, मॉल्टन स्टेट में आ जाएंगे। मॉल्टन मैं आपको बता कर आ चुका हूँ, मॉल्टन मतलब गल जाना, पानी नहीं बन गए, लिक्विड बन गए। लिक्विड और एक्वस में फ़र्क पता है आपको, क्योंकि हम बेसिक में बता कर आ चुके हैं ऑलरेडी। बेसिक्स में काम तो केमिकल रिएक्शंस में ही बता कर आ गए थे। तो यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑफन क्रिस्टलाइन टिपिकली। अच्छा ठीक है, यहाँ पढ़ो, ये कैसे हो सकते हैं? ये सॉलिड है, मिनरल बेस, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड बॉडी। और ऑर्गेनिक बेस की बात करें, गैस की फॉर्म में मिल जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में मिल जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में मिल जाएगा, किसी भी रूप में मिल सकता है। मिनरल बेस की बात करें, कलरलेस हो सकते हैं या फिर वाइट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको वाइट कलर के देखने को मिल जाएंगे, तो या तो वाइट होंगे या फिर कलरलेस होंगे, इनका कलर नहीं होगा। इनकी बात करें तो कलरलेस भी हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं। पीछे आप यही देख कर आए थे, है ना। हाई MP, हाईली कोरोसिव, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मेल्ट मतलब गल जाना, ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये चीज़ें गलना शुरू कर दें, जस्ट गलना स्टार्ट कर दें, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन और एनहांस्ड फॉर्म में एक्सप्लेन की जाती है बट इन 11th, इसलिए आप चिल करो, चिल। तो हाई MP होता है, मतलब MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो मिनरल बेसिस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, साथ ही साथ ये बड़े कोरोसिव हैं। एज आई टोल्ड यू कि इसको हाथ नहीं लगाओ, इसको ऐसे छुओ मत, क्योंकि ये कोरोसिव है, नष्ट कर सकते हैं, हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, इनकी बात करें तो जनरली लोअर MP होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर होता है। इन सब का MP और BP कैसा होता है? कम होता है, नीचे लो होता है। मिनरल बेसिस की खास बात है कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम एयर से। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइड्रो नहीं है, D नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना सर ने गलत कर दिया और आप कहीं वाटर को हाइड्रो से समझ बैठो तो हाइड्रो कर दो ना, हाइग्रो है, HYGRO, हाइग्रो स्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होते हैं मिनरल बेसिस। क्या करते हैं हाइग्रोस्कोपिक? हवा से जो एयर में मॉइस्चर होती है ना, हवा में पानी होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ट्रैप करते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से। माने ये सब क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल को ट्रैप करके बैठ जाएंगे, ठीक है। माने हवा से वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेना, इस प्रॉपर्टी को हाइग्रोस्कोपिक नेचर या हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हो, जो कि मिनरल बेसिस में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आओ, ऑर्गेनिक बेस की बात करें तो इनके पास एक खास प्रॉपर्टी है, इनकी डिस्टिंक्टिव ओडर होती है, माने डिस्टिंक्टिव स्मेल होती है। जैसे मैं आप पीछे पढ़ कर आए थे विनेगर के लिए, वैसे यहाँ पर भी डिस्टिंक्टिव स्मेल होती है, स्पेशल स्मेल होती है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, कोई घुलता कितना है। देखो मिनरल बेस की बात करें तो ये जनरली सॉल्यूबल हैं, किसमें? पानी में। पानी में जब ये बेस घुलते हैं ना तो एल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। अभी एल्कलाइन वर्ड है ना, ये एक और शब्द से जुड़ा हुआ है जिसका मतलब है एल्कलीज। ये एल्कलाइन, एल्कलीज, ये सब मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाऊंगा, तब मैं आपको इस शब्द के बारे में ढंग से समझाऊंगा। पर फिलहाल के लिए आप ये समझो, मिनरल बेसिस जब पानी में घोले जाते हैं तो घुलने पर, क्योंकि ये बेस है, वो पानी है, पानी सॉल्वेंट है,
बेस क्या है, सल्यूट है, सल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, बेस का सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन एल्कलाइन कहा जाएगा। मैंने बेसिक और एल्कलाइन फिलहाल के लिए आपके लिए एक बात है, बेसिक सॉल्यूशन को ही एल्कलाइन सॉल्यूशन आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नोट, सर सॉल्युबिलिटी कैन डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक मेटल आयन इन्वॉल्व्ड। कौन सा बेस ले रहे हो, उस बेस में कौन सी मेटल है, उस मेटल के आयन पर डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी। कैसे, एग्जांपल देखो, NaOH और MgOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर देखोगे तो ये हाईली सॉल्यूबल है, बहुत ज़्यादा घुल जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्यूबल है, बहुत कम घुलता है। अगर कारण जानना चाहो, वैसे तो कोई नीड नहीं है जानने की, पर फिर भी आप देख लो, बता ही देते हैं, इतनी बात कर ली है तो देखो, सोडियम जो है ना, पहले आपको बता देता हूँ मैं, सोडियम का साइज अपने मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप आयन देखते हो, चार्ज देखते हो, चार्ज, तो सोडियम पर चार्ज होता है +1, क्यों, OH पे चार्ज होगा -1। तो एक कंपाउंड होने के नाते जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर OH पे -1 है तो Na पर कितना होगा, +1, माने Na पर चार्ज आता है अपना +1। दूसरा, Mg को देखो, Mg का साइज छोटा है सोडियम से, और Mg पर चार्ज यहाँ पर +2 है, क्यों, OH पर चार्ज होता है -1, लेकिन यहाँ पर OH है 2, एक OH पे -1 है तो 2 OH पे कितना होगा, -2। -2 अगर इसका है तो Mg को रखना पड़ेगा +2, राइट। मतलब यहाँ पर अपना Mg का चार्ज हो जाएगा +2, क्या आएगा, +2, ओके। अब मेरी बात सुनो, सुनना गौर से। आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन मतलब मान लो ये एक आयन है पॉजिटिव आयन, ये आयन है नेगेटिव आयन, इस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा तगड़ा खतरनाक आयन ये होगा, इस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना तगड़ा खतरनाक आयन ये होगा। दोनों पर अगर चार्ज ज़्यादा है मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, समझ रहे हो क्या। इस पर पॉजिटिव चार्ज है मान लो, इस पर नेगेटिव चार्ज है मान लो, इसका पॉजिटिव चार्ज है +10, इसका नेगेटिव चार्ज है -10, सपोज दैट। तो ये दोनों आपस में बहुत तेज़ी से करीब आएंगे। लेकिन अगर इसका प्लस चार्ज है मान लो +1, इसका चार्ज है -1, तो अब जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो बहुत धीमे धीमे करीब आएंगे। मतलब चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखो, अगर आप इसे देखो तो इसमें Na और OH के बीच में इंटरेक्शन कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि Na पर केवल +1 का चार्ज है और OH पर -1 का, माने +1 -1 दोनों पर 1 का चार्ज है ना, ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है। लेकिन Mg पर अगर देखो तो +2 का चार्ज है और OH पर, टोटल OH की बात करूँ तो -2 का, माने इस कंपाउंड में एक पॉजिटिव +2 का है और नेगेटिव कुल मिलाकर -2 के हैं। तो +2 -2 एक दूसरे से अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। समझ गए क्या? अब Mg और OH अगर आपस में तगड़े तरीके से बंधे हुए हैं, इस पर +2 चार्ज, इस पर -2 चार्ज, चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो Mg और OH एक दूसरे से जमकर बंधे हुए हैं। जब जमकर बंधे हुए हैं ना, देखो होगा क्या, सॉल्युबिलिटी तुमको पता ही है, एक आता है सॉल्युबिलिटी, एक आता है डिसोसिएशन। तो आपने यहाँ पर डाला बेस, मान लो आपने डाला यहाँ पर NaOH और आपने यहाँ पर डाल दिया मान लो, फिर मैं मिटा भी दूंगा इसको, डोंट वरी, यहाँ डाला MgOH का होल ट्वाइस। मैं यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बना देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल 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 बना दिया। अब NaOH को डाला है तो Na और OH में इतनी तगड़ी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन Mg और OH में तगड़ी बॉन्डिंग है। तो जिनमें बॉन्डिंग तगड़ी होती है, इसमें और इसमें कमज़ोर बॉन्डिंग थी, दोनों को मैंने अलग कर दिया। इसमें और इसमें कमज़ोर बॉन्डिंग थी, मान लो ये Na है, ये OH है, ये Na है, ये NaOH की बात करूं, ये Na है, ये OH है, तो इनमें तगड़ी बॉन्डिंग नहीं है। जैसे ही पानी में गए अलग अलग हो गए, जल्दी अलग हो गए ना। अब मान लो ये Mg है और ये OH है, इस Mg पर चार्ज ज़्यादा है, इसका साइज़ छोटा है,
इस OH पर भी चार्ज फिलहाल ज़्यादा है क्योंकि 2 OH माइनस है ना, तो ये Mg+2 OH माइनस ज़्यादा चार्ज होने की वजह से ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग करेंगे। अब जब पानी में डालोगे तो काफ़ी जोर लगेगा इन दोनों को अलग होने में, इतनी आसानी से अलग नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादा चार्ज था तो ज़्यादा अट्रैक्शन था। समझ गए क्या? इसलिए Mg और OH पानी में जाने के बाद जल्दी से अलग नहीं हो पाएंगे। अगर जल्दी अलग नहीं हो पाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी या फिर डिसोसिएशन NaOH के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। समझ में आई? तो NaOH हाईली सॉल्यूबल है और MgOH का होल ट्वाइस लेस सॉल्यूबल है। बात समझ में आ गई क्या? ये बात हमने यहाँ तक बताई, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताई, वैसे इसको और एक्सप्लेन किया जा सकता था बट इतना एक्सप्लेनेशन 11th में ही ठीक है। यहाँ एक छोटी सी बात और आ जाती है कि भाई जो Mg है उसका साइज़ छोटा है सोडियम के कंपैरिजन में, ऐसे मान सकते थे। शॉर्ट फॉर्म में देख लो भाई, Na का साइज़ जो है वो बड़ा है और Mg का साइज़ जो है वो छोटा है। छोटी साइज़ पे चार्ज ज़्यादा है +2, यहाँ चार्ज है +1, तो इसकी ताकत, ये +1 चार्ज इस पूरे पर फैला हुआ है तो और कम फील होगा। +2 चार्ज इस पूरे पर फैला हुआ है माने इसका वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर पाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपके सर से उड़ गई होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोंट वरी। ये बात वैसे भी आपको 11th में ढंग से समझाई जाती है, इसलिए अभी इसको आप छोड़ दो, बढ़िया रहेगा। जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया उतना आपके लिए बहुत है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। भाई मेहनत उतनी करो जितनी काम की हो, ये भी मैं आपको ज़्यादा ही करवा रहा हूँ, वैसे ये मेहनत भी ज़्यादा ही है अपनी, इतना पूछा भी नहीं जाएगा ट्रस्ट में, बट फिर भी इसलिए कि हाँ आसान चीज़ है, इतनी कोई टफ तो है नहीं, इंसान हर काम को कर सकता है, तो आप इसको पढ़ा के ख़त्म कर दो और क्या, ऐसा क्या लफड़ा है। तो ये हाईली सॉल्यूबल है, ये लेस सॉल्यूबल है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मेटल के आयन पर। तो सोडियम वाली मेटल लोगे, मैग्नीशियम वाली मेटल लोगे, कौन सी मेटल लोगे, उस पर डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी कैसी है। यहाँ पर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की ऑर्गेनिक बेस में। वही छोटा मॉलिक्यूलर मास होगा जिनका, वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। आपके सामने क्वाइट सॉल्युबल इन H2, मतलब ज़्यादा सॉल्युबल है NH3 अमोनिया। लार्जर होंगे या फिर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बेसेस होंगे, माने वो ऑर्गेनिक बेस जो कि लार्जर हैं, साइज में बड़े हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बेसिस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो उस कंडीशन में वो लेस सॉल्युबल होंगे। कारण भाई सॉल्युबिलिटी कब आती है? जब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठना होता है, सही है क्या? तो लार्जर साइज़ है, साइज़ ही बड़ा है यार, साइज़ ही बड़ा है, तो वाटर मॉलिक्यूल के उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे। मान लो ऐसे मान लो यहाँ वाटर बनाओ, यहाँ वाटर बनाओ, यहाँ वाटर बनाओ, यहाँ वाटर बनाओ, मान लो एक बड़ा टब बनाओ, ठीक है, ये लो बना दिया एक बड़ा सा टब। अब मैंने इसके अंदर दो चीज़ें डाली, एक मैंने डाला स्मॉलर ऑर्गेनिक बेस। जब मैंने छोटा सा ऑर्गेनिक बेस डाला तो वो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बैठ गया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाना, इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लार्जर होगा, अगर बड़ा होगा साइज में, मानो इतना बड़ा है, इसके अंदर डालो मान लो, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में तो बैठ ही नहीं पाएगा ना, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी या फिर नहीं होगी, यही पॉसिबल है ना। ऐसा मान लो बड़ा, ये इतना बड़ा है मान लो, तो यहाँ पर आ गया, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में तो बैठ ही नहीं पाएगा। इतना बड़ा अगर मान लो लार्जर है, अपना ऑर्गेनिक बेस अगर बड़ा है साइज में, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उससे भी अगर बड़ा निकल गया ऑर्गेनिक बेस का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, अगर ऑर्गेनिक बेस का मॉलिक्यूल बड़ा निकल गया तो फिर यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फिट नहीं हो पाएगा तो सॉल्युबिलिटी अपने आप कम हो गई ना। तो ये बात हमने आपको बताई। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अब हमको पढ़ना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए कंपाउंड्स। तो 3 लेक्चर, मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर्स और होंगे। नहीं 3 कैसे, 3 नहीं, चलो कर देते हैं, उसका भी जुगाड़ कर देते हैं। लेट्स ट्राई व्हाटएवर, देखते हैं जो भी है देखते हैं। फिलहाल के लिए हमने आपको ये समझाया है, ठीक है। तब तक करिए कॉपी, हटते हैं साइड में एक बार। तो क्लास इसी बात के साथ हम देते हैं इस लेक्चर को विराम, बोलकर जय श्री राम।